डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा सादा है। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? विस्मयादिबोधक पैरा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे? प्रश्नवाचक। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? प्रश्नवाचक। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। पैरा। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में ही घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पैरा। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। पैरा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई।
विराम। इसे वहां सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। विराम। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। विराम। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। विराम। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। विराम। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। विराम। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। विराम। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। विराम। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। विराम। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। विराम। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। विराम। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विराम। पैरा। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। विराम। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। प्रश्नवाचक। आज ई लोग के उठे के नई के का। प्रश्नवाचक। बोल जल्दी तैयार होखस। विराम। अब तो उठने में ही भलाई है। विराम। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। विराम। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। विस्मयादिबोधक। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहिले कबो न देखनी, सारा देह कनकना देता। विस्मयादिबोधक। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। विराम। पैरा। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। विराम। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। जक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। विराम। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। विराम। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। विराम। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। विराम। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। विराम। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। विराम। पैरा। आज तो अप्पी दिदिया बुरी फंसी। विराम। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। विराम। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। विस्मयादिबोधक। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। विराम। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। विराम। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। विराम। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। विराम। कितना मज़ा आता था। विराम। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्या, आनंद जी, जिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। विराम। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज
छीलने बैठ जाते विराम। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिले विराम। वाकई कौमा ढंग कैसा भी हो कौमा पर है ये खुशियों का त्योहार। विस्मयादिबोधक। पैरा। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है विराम। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा कौमा सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी विराम। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है विराम। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं विराम। उत्तर प्रदेश कौमा बिहार कौमा मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कौमा असम में बिहू कौमा केरल में ओणम कौमा तमिलनाडु में पोंगल कौमा पंजाब में लोहड़ी कौमा झारखंड में सरहुल कौमा गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं विराम। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। संपूर्ण विराम।